नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत दिन से एक चुप्पी थी, गुमनामी सी थी। पता नहीं था कि कहाँ है, कुहासा है, दिल्ली का फॉग है या कुछ और चीजें हैं, जिस वजह से एक बड़ा नाम जो काफी समय से चर्चा में था वो सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब अचानक उनकी वापसी हो गई है। भारत के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। करीब करीब 100 सवा 100 दिन हो गए, 100 दिन से ज्यादा हो गए जब उन्होंने हेल्थ इश्यूज का बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था और गुमनामी में चले गए थे। बहुत दिन तक किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं। काफी समय तक वो वाइस प्रेसिडेंशियल एनक्लेव में रहे। फिर जब सरकार की तरफ से कोई बंगला नहीं मिल रहा था, उस दौरान वो एक अपने मित्र के फार्म हाउस पर हरियाणा में चले गए, लेकिन किसी से कोई बात नहीं कि उनका मिलना जुलना बंद था, आना जाना बंद था। सार्वजनिक जो अपीयरेंस थी, पब्लिक अपीयरेंसेस, वो नहीं थी। लेकिन अब अचानक एक दिन जगदीप धनखड़ साहब की वापसी हो गई है। पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने की भोपाल में, दिल्ली में भी नहीं, भोपाल में, और वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में। क्या ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या जगदीप धनखड़ की वापसी हो रही है? बहुत सारे राजनीतिक सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स में अब इस बात की चर्चा हो रही है कि जगदीप धनखड़ की सार्वजनिक जीवन में वापसी होने वाली है और उसका रास्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से उनके रिश्ते पुराने रहे हैं। पहले बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ। 21 नवंबर को 2025 में भोपाल में एक कार्यक्रम था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े पदाधिकारी रहे, सह सरकार्यवाह रहे, डॉक्टर मनमोहन वैद्या की पुस्तक का विमोचन। डॉक्टर मनमोहन वैद्य की पुस्तक का विमोचन, हम और यह विश्व, इसका कार्यक्रम का आयोजन था, जिसका विमोचन होना था, जिसे जारी किया जाना था। और ये किताब भी कहाँ पर छपी है? ये किताब छपी है सुरुचि प्रकाशन में, जिसके डायरेक्टर है राजीव टोली साहब। यानी सुरुचि प्रकाशन यानी आरएसएस का प्रकाशन। तो आरएसएस के प्रकाशन की किताब और आरएसएस के बड़े पदाधिकारी डॉक्टर मनमोहन वैद्या की पुस्तक, उसके विमोचन में जगदीप धनखड़ की वापसी, जगदीप धनखड़ का उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होना, इससे सब लोगों के कान खड़े हो गए हैं। बहुत सारी चर्चाएं होने लगी हैं। और उस दिन भी, ये पहली बार हुआ है जब से इस्तीफा दिया, लोग कह रहे थे नाराजगी चल रही है, सरकार से नाराजगी है, प्रधानमंत्री जी से नाराजगी है, होम मिनिस्टर साहब से नाराजगी। आपको याद है कि जिस दिन हाउस चल रहा था, उस दौरान पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, 21 जुलाई की वो शाम, जब काफी हंगामा हुआ था, बहुत सारी बातें हुई थी, एक इम्पीचमेंट मोशन आना था। उस सब के बीच में शाम को ये खबर आई कि धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया। और ये खबर भी उन्होंने खुद ने दी। जब वो राष्ट्रपति भवन में अपना इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मैंने हेल्थ इश्यूज की वजह से इस्तीफा दे दिया। हंगामा हो गया कि ऐसा क्या हुआ। उससे पहले तक जो विपक्ष उनको कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पर बैठने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नजदीक होने का आरोप लगाता रहता था और इम्पीचमेंट के खिलाफ, इम्पीचमेंट की तैयारी कर रहा था उनके खिलाफ, वो अचानक उनके साथ खड़ा हो गया और उसके साथ दिखाई दिया। और उन्होंने कहा कि धनखड़ साहब के इस्तीफे की वजह बताई जानी चाहिए, क्या दबाव था धनखड़ साहब पर प्रधानमंत्री का, ये तमाम तरीके की बातें हुई। लोगों को लगता रहा कि धनखड़ साहब कुछ ना कुछ बोलेंगे, बताएंगे कि क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ कुछ बातें होती रही, चुपचाप, बिना किसी उसके सोर्सेस के थ्रू, इशारों में कि कुछ तो गड़बड़ है। धनखड़ साहब ने चुप्पी से उस गड़बड़ को और मजबूती दे दी। जब वो चुप रहे, मौन रहे, आमतौर पर बहुत बोलने वाले, ठीक से बोलने वाले, दमदार तरीके से बोलने वाले, साफ साफ बोलने वाले धनखड़ साहब 100 दिन तक चुप रहे। पब्लिक अपीयरेंस भी कोई नहीं की उनकी। राजस्थान में उनका परिवार है, राजस्थान से वो आते हैं। वहां भी उन्होंने मित्रों से, परिजनों से, रिश्तेदारों से मिलना जुलना बंद कर दिया। कुछ लोग मिलने भी आए तो उनका अभी मत मिलिए, बाद में मिलेंगे, किसी से कोई बात नहीं की। फिर धनखड़ साहब चले गए चौटाला जी के परिवार के एक फार्म हाउस पर रहने के लिए। चौटाला साहब से उनका बड़ा पुराना रिश्ता है, ओम प्रकाश चौटाला से भी और देवी दयाल जी से। और जब देवी दयाल जी की अभी जयंती पर एक सभा होने वाली थी, बड़ी रैली होने वाली थी, तो लगा कि धनखड़ साहब की वहां पर अपीयरेंस होगी, लेकिन धनखड़ साहब ने उस अपीयरेंस का मौका नहीं चुना। उन्होंने मौका चुना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम का।
और उस दिन उन्होंने क्या कहा, याद है आपको? उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग नैरेटिव में के चक्कर में फंस जाते हैं, नैरेटिव बहुत चलाते हैं, इधर उधर चलता रहता है और उस नैरेटिव के चक्कर में फंस जाते हैं। वो चक्रव्यूह है नैरेटिव का जिसमें फंसते हैं। लोगों ने काफी हंगामा, तालियां बजाई, ठहाका बजा सभागार में, रविंद्र सभागार में, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरे रेफरेंस में नहीं कह रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हैं लेकिन अभी मेरा गला खुला नहीं है। तो वो गला कब खुलेगा, अब गला खुलने वाला है कि नहीं खुलने वाला ये तो पता पड़ेगा, लेकिन जो हमारे सोर्सेज ने कहा उसमें बताया गया कि उन्होंने आरएसएस के साथ बातचीत भी हुई है, उस दौरान भी बातचीत हुई है और अब उनकी वापसी करीब करीब तय हो गई है। मामले को सुलझा लिया गया है, मामले को सुलझा लिया गया। अब लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, आरएसएस के रास्ते को क्यों चुना। तो मैं उनके बैकग्राउंड पर चर्चा कर रहा था, देख रहा था, तो पता पड़ा कि तो आरएसएस से उनका एक लंबा जुड़ाव है। जहां उनके पिताजी बचपन में राजस्थान के, वेस्टर्न राजस्थान में सीकर के आसपास रहते थे गांव में, तो वो वहां के एक्टिव स्वयंसेवक थे। खुद ने भी शाखाएं अटेंड की है और उसके बाद लगातार चलता रहा। और जब उन्हें गवर्नर बनाया गया था पहली बार, तो वो जनता दल की जो सरकार थी उसमें मंत्री बने थे, लेकिन बाद में जब भारतीय जनता पार्टी में आए और जब गवर्नर उनको बनाया गया तो वो भी आरएसएस की वजह से उनको गवर्नर बनाया गया था। आरएसएस का उस पर दबाव था, या कह लीजिए कि नाम उनकी तरफ से, आरएसएस की तरफ से दिया गया था। और जब राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव था तो अगस्त 2022 में, तो उससे पहले उन्होंने जुलाई में सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत से नागपुर जाकर आरएसएस के मुख्यालय में एक प्राइवेट मीटिंग की थी। फिर जो दूसरे नंबर पर हैं सरकारेवा दत्तात्रेय होसबले साहब, उनके साथ उनकी लगातार मीटिंग्स भी चलती रहीं जब वो राज्यसभा के सभापति थे। उस दौरान भी डॉक्टर मनमोहन वैद्या, जिनकी पुस्तक के कार्यक्रम में वो गए थे, उनसे उनका एक लंबा रिश्ता है, लंबी दोस्ती, लंबे समय से उनके साथ उनकी मुलाकातें होती रही। दूसरे एक और बड़े पदाधिकारी रहे कृष्ण गोपाल जी, उनके साथ भी उनकी चर्चाएं लगातार होती रही हैं। अब और 4-5 चीजें का जिक्र मैं कर देता हूं। अभी जब नवंबर 21 को जो कार्यक्रम था उसमें उन्होंने जो बात कही, उसमें कहा गया कि आरएसएस इज द मोस्ट स्टेबलाइजिंग फोर्स, इट्स फिलॉसफी इज द फाउंडेशन ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी राष्ट्र निर्माण आरएसएस की सोच है, आरएसएस की सोच में ये राष्ट्र निर्माण जुड़ा हुआ है और ये देश को स्थिर करने वाली, देश को ताकत देने वाली फोर्स है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में आरएसएस के एक इवेंट थी जयपुर में, सेंटेनरी ईयर्स के उस समय प्रोग्राम हो रहे थे, हालांकि 97 ईयर्स हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि आरएसएस वॉलंटियर्स आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये बात हुई। एक और इम्पॉर्टेंट भाषण उनका सुनाता हूं जो अगस्त 2022 में दिया, और उसमें भी उन्होंने कहा कि आरएसएस हैज बीन वर्किंग साइलेंटली फॉर भारत, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काम आरएसएस कर रहा है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन डे, अभी कल संविधान दिवस था, तो 2024 का जो संविधान दिवस था उसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस फॉर प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी वो लगातार जब भी मौका मिला है आरएसएस की तारीफ करते रहे, आरएसएस की चर्चा करते रहे। इसलिए भी कई बार बहुत सारी चर्चाएं वहां पर हुई थी कि आरएसएस और धनखड़ साहब का क्या रिश्ता रहा है। और अभी मुझे बताया गया कि आरएसएस के लीडर से धनखड़ साहब की मुलाकात हुई है, सरकार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ भी बातचीत हो गई है और मामले को सुलझा लिया गया है। कुल मिलाकर मोटा मोटी मतलब यह है साहब कि धनखड़ साहब की वापसी होने वाली है। अब धनखड़ साहब की वापसी कैसे होगी, उपराष्ट्रपति तो वो रह चुके हैं, क्या आगे करने वाले हैं, संघ ने क्या बात कही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके लिए किस तरह का ये मौका बनाया है, जिस पर वो चर्चा करेंगे। लेकिन जगदीप धनखड़ की वापसी होने वाली है। अभी 21 नवंबर के बाद एक और पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने की, जब 24 नवंबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश, नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, उनका शपथ ग्रहण समारोह था राष्ट्रपति भवन में, तब भी वो उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आपको याद दिलाऊं, इससे पहले जब उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था तब वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में, यानी 21 नवंबर को वो भोपाल में कार्यक्रम हुआ और 24 नवंबर को दिल्ली में उनकी एक पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई राष्ट्रपति भवन में, जस्टिस सूर्यकांत के
शपथ ग्रहण समारोह में जब उन्हें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि भोपाल में क्यों हुआ ये कार्यक्रम, तो उन्होंने कहा कि भोपाल एक ऐसी जगह थी जहां से उनकी री एंट्री करने में आसानी थी। दिल्ली में अगर होता तो वो मीडिया के सामने ज़्यादा चर्चा होती और ज़्यादा सवाल खड़े किए जाते। वाटर टेस्टिंग के हिसाब से भी भोपाल एक अच्छी जगह थी। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है भोपाल, आरएसएस का काम बड़ा वहाँ पर है। मनमोहन वैद्या जी की किताब है। मनमोहन वैद्या जी के बारे में एक और खबर बताऊं। बताया गया है कि डॉक्टर मनमोहन वैद्या जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको पता होगा कि डॉक्टर मनमोहन वैद्या जी अभी बहुत समय से सक्रिय नहीं है, सरकारीवास अब वो नहीं रहे हैं, तो उसके बाद से उन्हें जिम्मेदारी दी गई है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने की। ईसाई बंधुओं के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के साथ कनेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। डॉक्टर मनमोहन वैद्या भी बहुत समय से संघ में उस तरह से एक्टिव नहीं थे और वो अपना काम कर रहे थे। तो डॉक्टर मनमोहन वैद्या की वापसी भी क्या जगदीप धनखड़ साहब के साथ हुई है। हालांकि मुझे बताया गया कि अभी उन्हें दिल्ली संघ कार्यालय में जाने के लिए से बचने के लिए कहा गया है, दिल्ली और नागपुर दोनों जगह। यानी संघ कार्यालय में उनकी मौजूदगी या प्रेजेंस नहीं दिखाई देगी, लेकिन धनखड़ साहब की वापसी और डॉक्टर मनमोहन वैद्या जी की वापसी भी हो गई है। ये बड़ी खबर है। अब आपको कुछ दिनों में पता चलेगा कि डॉक्टर मनमोहन वैद्या के साथ साथ धनखड़ साहब भी क्या करने वाले हैं सार्वजनिक जीवन में। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना मित्रों के साथ व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।